there is no chance for the development of the world unless the situation of women is improved. इस कोट को, इस लाइन को सुन के एक बात आपको समझ में आई होगी कि इस संसार का, इस पूरे देश का, इस पूरी धरती का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की परिस्थिति में सुधार नहीं होगा। ये फेमस कोट दिया था स्वामी विवेकानंद ने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था वुमेन्स इक्वालिटी एंड देयर स्ट्रगल के बारे में हमने पढ़ा था। वहां हमने देखा था किस तरह से महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करी, वो आगे आई, समानता की बात उन्होंने करी। आज हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। एंशियंट टाइम से लेके 21st सेंचुरी तक किस तरह से महिलाओं के रोल, स्टेटस चेंज होते रहे, क्या इश्यूज तब रहे होंगे महिलाओं को लेके, और आज क्या इश्यूज हैं जो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं वुमेन्स मूवमेंट में, या इम्पोर्टेंस रखते हैं जिसके लिए आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रेप जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की बातें, जेंडर इक्वालिटी में फेमिनिज्म कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पर जा पहुंचा है। वर्क में देखें, वर्क कल्चर में देखें, वर्क लाइफ में देखें, बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो चुका है। क्या रहा पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहें वुमेन्स की, किस तरह से उन्होंने अक्सर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट can be described as a prolonged and sustained movement that has a clear vision, effective leadership, a set of institutionalized roles and organization for the upliftment of women's condition in the society. अब जब भी महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करी है, जब भी वुमेन्स मूवमेंट हुए, उनमें एक क्लियर कट विजन होता था, एक अपना गोल होता था, डिमांड होती थी जिसे फुलफिल करने के लिए हमेशा महिलाएं आगे आई हैं। इफेक्टिव लीडरशिप होती थी, और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए आवाज़ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने ही उठाई है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स ही अक्सर आगे आई हैं। हर एक रील से चाहे मेल्स हों, फीमेल्स हों, बच्चे हों, सभी आगे आए हैं वुमेन्स राइट्स के लिए, वुमेन्स इक्वालिटी के लिए। एक क्लियर कट विजन होता था, इफेक्टिव लीडरशिप होती थी, और मांग क्या होती थी कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। आज की बात करें, कंटेम्प्रेरी इंडिया की हम बात करें, सो इट हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग जेंडर इश्यूज टू द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डिफाइनिंग फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। आज के समय ये इश्यूज बदल चुके हैं। आज जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम साथ में वुमेन्स डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। जब हम कोई प्लान्स, पॉलिसीज लेके आ रहे होते हैं अपने नेशन के लिए, वहाँ हम देखते हैं कि क्या महिलाएं पीछे तो नहीं छूट गई, वो भी साथ में है या नहीं है। एक अलग फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स आज हमें देखने को मिलती है। क्या हो रहा है ये सारा कुछ, क्या ये अलग सी फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है, ये सब हम आगे जानने वाले हैं। Many women's organizations were formed to work for championing the cause of Indian women. By 1970, the political atmosphere began to change in India for women. अब ढेर सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड होती हैं जो वुमेन्स के लिए, इंडियन वुमेन के लिए फाइट कर रही होती हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही होती हैं। 1970 में भारत में, स्पेसिफिकली इंडिया की हम बात करें तो जो इन्वायरमेंट था, जो एक पूरा वातावरण था स्पेसिफिकली वुमेन्स को लेके, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। Here we will analyze a brief history of women's movement in India and how the socio-economic, cultural and political conditions of women changed in India with time. यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करी, वुमेन्स मूवमेंट हुई इंडिया में, किस तरह से उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में या स्टेटस में किस तरह से चेंज आया है। सारा कुछ एंशियंट इंडिया से शुरू करते हुए हम 21st सेंचुरी में आने वाले हैं, और सभी इश्यूज, जितने भी इश्यूज थे, मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वुमेन से रिलेटेड, उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक जवाहरलाल नेहरू का कोट है, यू कैन टेल द स्टेटस ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ अ वुमेन। आप किसी एक देश को, किसी एक कंट्री को, नेशन को, रीजन को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी परिस्थिति को समझना चाहते हैं, तो पहले वहाँ की महिलाओं की परिस्थिति को समझिए। अगर आप देखेंगे कि वहाँ की महिला संतुष्ट है, सुखी है, तो वो देश भी समृद्ध होगा, और अगर वो नहीं है तो वो देश बहुत गरीब होगा और
जो है मतलब असमृद्ध देश होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, दैट यू कैन टेल द स्टेटस ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ वुमेन। अब हम यही देखने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर क्या रोल रहे, क्या स्टेटस रहे वुमेन के। इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। लेटर वैदिक एज, फिर जब वेद पुराण आ जाते हैं उस समय क्या महिलाओं की परिस्थिति रही, लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे उस एज के बाद में। मेडिवल इंडिया, जब हमारे यहाँ पर मुगल इन्वेशंस हुए, हमारे यहाँ पर मुगल ने आक्रमण किया, उस एक टाइम ड्यूरेशन में महिलाओं की स्थिति क्या थी। कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाते हैं तब क्या स्टेटस रहा, और इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 1947 के बाद में, तब क्या परिस्थिति रही। एंड इन द लास्ट हम देखेंगे 21st सेंचुरी में, यानी 2000 ईयर के बाद में हम बात करेंगे कि क्या इश्यूज रहे, किन चीज़ों पर या क्या मुद्दे थे जिस पर महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करी। सो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया से। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस पॉलिसी एंड ट्रेडिशनल इंडियन थिंकिंग, मैन एंड वुमेन वर इक्वल। सारी चीज़ें आपको भी नोट करते जाना है कि एंशिएंट इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो महिलाओं की परिस्थिति थी, महिलाओं की परिस्थिति जो थी वो पुरुषों के बराबर थी। मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल थे, दोनों में किसी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ करते थे, दोनों बराबर थे, दोनों समान थे। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग होते हैं लेकिन दोनों समाज में जो थे दोनों समान थे, चाहे समाज में हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, दोनों समान थे। वुमेन हैज बीन कंसिडर्ड एज लाइट ऑफ हाउस, मदर ऑफ यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल धरती माँ, महिलाओं को जो है मतलब घर का उजाला या घर का दीपक की तरह समझा जाता था। कहते थे ना घर की लक्ष्मी, इस तरह से महिलाओं को कंसिडर किया जाता था। धरती माँ, जैसे हम जिस धरती पे रह रहे हैं वो धरती माँ है। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है वही हमें जन्म देती है। ठीक है, हमें जन्म कौन देती है? एक वुमेन ही देती है। तो वो कहीं ना कहीं इस पूरी धरती को चला रही है, इसका संचार कर रही है। तो इसीलिए वुमेन्स वर कंसिडर्ड टू बी एज धरती माँ। एपिक्स की बात करें हम, महाभारत, रामायण, इन सभी की बात करें तो महाभारत में वुमेन इज सीन एज शक्ति, द फीमेल क्रिएटिव एनर्जी। महाभारत में वुमेन को शक्ति के रूप में माना जाता था, शक्ति स्वरूपा। ठीक है, यानी कि एक तरफ जिसका दिल बहुत नर्म भी है, साफ भी है, बहुत पवित्र भी है, और दूसरी तरफ अगर उसे ऐसे बोलें कि गुस्सा आ जाए तो वो शक्ति का रूप भी धारण कर सकती है। रामायण की उसके अलावा और भी एपिक्स की ग्रंथ की बात करें, सो बिसाइड्स इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज नो गुरु लाइक मदर। आपका पहला गुरु, आपका पहला शिक्षक आपकी माँ ही होती है जो आपको सारी चीज़ें सिखाती है। इस तरह के बिलीव्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। एंड इन वेद वुमेन हेल्ड हाई एंड ऑनर्ड पोजीशन, यानी कि वेद और पुराणों में भी जो महिलाओं की परिस्थिति थी या स्थिति थी या स्टेटस था वो बहुत ही हाई था, बहुत ही ऑनर्ड था। तो यहाँ से ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा पूज्य माना जाता था और उनको पूछा जाता था, हर एक चीज़ में इक्वालिटी हुआ करती थी मेन एंड वुमेन के बीच में। इन रामायण वुमेन्स इंपॉर्टेंस इज शोन इन राम अश्वमेध यज्ञ। इस एक टाइम पीरियड में हम वुमेन्स की इंपॉर्टेंस, राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको याद होगा कि एक अश्वमेध यज्ञ किया था रामायण में, हमने देखा है राम जी ने। तो वहाँ पर जो सीता थी वो क्योंकि उस टाइम नहीं अवेलेबल होती हैं, वो जो है वन में चली जाती हैं, तो इस वजह से जो गुरुजन वहाँ होते हैं वो ये कहते हैं कि आप कोई यज्ञ अपनी पत्नी के बिना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी सोने की मूर्ति बनवाई जाती है, फिर उनको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी वुमेन्स की इस एक टाइम पीरियड में। Manu believed women to be as pure and pious as where she resides, there resides God. मनु ये एक चीज़ में बिलीव करते थे कि महिलाएं इतनी पवित्र होती हैं, इतनी पूज्य होती हैं कि जहाँ वो होती हैं वहाँ भगवान वास करते हैं। आपने सुना होगा ना, गृह लक्ष्मी बोला जाता है, घर की लक्ष्मी बोला जाता है। जब नई बहू घर में आती है तो ऐसा बोला जाता है कि अब इस घर में सब कुछ अच्छा होगा, नई बहू आई है, घर में लक्ष्मी आई है। लड़की का जन्म होता है तो भी ऐसे ही कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है, देवी आई है। अगर जैसे मान लीजिए कभी 9 दुर्गों के बीच में किसी लड़की का जन्म हो गया तो ऐसे बोलते हैं वाह आपके घर में तो स्वयं देवी आई हैं। तो यही एक बिलीव जो हैं, यही प्रिंसिपल्स उस एक टाइम पे चलते थे कि जो जिस घर में महिला का वास होता है वहां पर भगवान वास करते हैं। फर्दरमोर वुमेन हैड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
एक्सेस टू रीड वेद, राइट टू गेट एजुकेशन एंड चॉइस इन मैरिज। इसके अलावा और क्या राइट्स थे वुमेन के पास में कि वो मूव कर सकती थी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, फ्रीडम थी उनके पास में, वेद पुराणों को रीड कर सकती थी, पढ़ सकती थी, दे हैड राइट टू गेट एजुकेशन एंड चॉइस इन मैरिज। उनको जिससे भी शादी करनी है, आपको याद होगा ना स्वयंवर वगैरह पहले जो कंडक्ट हुआ करते थे, जैसे राम सीता जी की शादी के लिए भी स्वयंवर हुए थे कि आपकी अपनी चॉइस, आप अपनी चॉइस रख सकते हो कि आपको किससे शादी करनी है, ठीक है। तो यानी इस तरह की एक स्थिति या स्टेटस हमें वुमेन का देखने को मिलता है एंशिएंट इंडिया में। ड्यूरिंग दिस एरा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धांगिनी वॉज प्रिवेलेंट। इस एक पूरे एरा में अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट प्रिवेलेंट हुआ करता था। अर्धांगिनी क्या होती है? अर्ध अंग, यानी पुरुष को संपूर्ण कर रही है उसकी पत्नी, ठीक है, वो उसके आधे अंग को उसको आधे अंग में जुड़ती है और फिर उसको संपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो अर्धांगिनी यानी हर एक चीज में पत्नी साथ होती थी, पत्नी का साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बेटियां साथ होती थी, तो वुमेन की पोजीशन बहुत हाई थी, ऑनर्ड पोजीशन देखने को मिल रही है। Some famous women of this era were घोष, विश्वेश्वरा, मैत्री एंड गार्गी। इस एक टाइम पीरियड की कुछ बहुत फेमस वुमेन्स जो रही थी वो थी घोष, विश्वेश्वरा, मैत्री और गार्गी। तो एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसी एक पोजीशन हमें देखने को मिलती है वुमेन्स की। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज में। अब जब वेद पुराण रचे गए, ठीक है, जब वेद पुराण आ गए ढेर सारे, इन दिस एरा पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग वुमेन चेंज्ड। अब देखो जैसे जैसे वेद पुराण आना स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे पर्सपेक्टिव भी चेंज होता जाता है वुमेन्स को लेके। क्यों हो रहा था, इसका कारण क्या था? एक चीज आपको याद होगी, जब हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग से अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की हम बात करें तो वहां पर जो कास्ट सिस्टम था वो वर्ण पर आधारित था, ठीक है, वर्ण सिस्टम हुआ करता था। जो टीचिंग का वर्क करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, इस तरह से सारा कुछ एक सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेद पुराण वगैरह ग्रंथ रचे गए तो फिर उनमें क्या चीजें लिख दी गई कि ब्राह्मणों को ही पूजा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज लिख दी तो ब्राह्मणों ने समझा हम बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, तो ये रिस्पेक्ट हमेशा आगे बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पूछ होगी, ब्राह्मणों ने ये सोचा कि हमारी पूछ होगी अगर हम हमेशा हम उस हाई एंड ऑनर्ड पोजीशन पर रहेंगे तो इसीलिए वेद पुराणों को भी फिर मिस इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। यही एक सेम चीज होती है वुमेन के साथ में जो आप यहाँ पर लेटर वैदिक एज में देखेंगे। क्या होता है? मनुस्मृति लिखी जाती है, held that the role of women keeps on changing through her life cycle। मनुस्मृति में ये कहा जाता है कि जो एक वुमेन होती है, महिला होती है, उसका जो रोल है वो हर एक समय में उसकी पूरे जीवन काल में बदलता रहता है। जैसे पहले वो अपने पिता के लिए पुत्री होती है, उसके बाद में अपने पति की पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है और उसकी सारी ड्यूटीज अपने पति को लेके होती हैं। फिर जब उसकी संतान हो जाती है, उसका बेटा हो जाता है, तो वो अपने बेटे को लेके लायबल होती है। तो यानी उसका जो पूरी लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन है, वो हमेशा किसी ना किसी के लिए होता है। शी शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन समवन एंड शुड नेवर एंजॉय हर इंडिपेंडेंस। एक वुमेन को, एक महिला को कभी भी अपनी स्वतंत्रता को नहीं जीना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता को नहीं जीना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है वो हमेशा दूसरों के लिए बना हुआ है। कुछ इस तरह के इंटरप्रिटेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं वुमेन्स को लेके। मोरओवर वुमेन बिकेम वीक एंड डिपेंडेंट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जहाँ जितनी फ्रीडम हुआ करती थी, एजुकेशन था, वेद पुराण पढ़ सकते थे, धीरे धीरे वुमेन्स वीक और डिपेंडेंट होना शुरू हो गई। शी वॉज डिनाइड द राइट टू रीड वेद एंड गेट एजुकेशन। अब उनको ना ही वेद पढ़ने दिया जाता था, ना ही उन्हें एजुकेशन प्राप्त करने दी जाती थी, ना ही शिक्षा लेंगी, ना ही वेद पुराण पढ़ेंगी, बस घर पे रहेंगी, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो परिस्थिति थी वो यहाँ से बहुत कमजोर होना स्टार्ट हो गई। This kind of women's subordination was liked by men and the patriarchal setup of society began। अब इतना जो हम पैट्रियार्की सारा कुछ पढ़ रहे थे कि पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी भी होता है, तो यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि ये जो पूरा वुमेन्स को लेके सबऑर्डिनेशन था, जहाँ पर वुमेन्स के सारे रोल्स अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर, अपने फादर और अपने सन को लेके हुआ करते थे, ये सभी रोल्स जो मेन थे उनको बहुत पसंद आ रहे थे कि हाँ भाई हमारे लिए ये हैं और ये हमारे सारे काम हमको करके दे रही हैं, तो उन्हें ये पूरा सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था।
और सारा कुछ सुना जा रहा था, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि चल किसकी रही है, तो मेन की चल रही है, पुरुषों की चल रही है। तो ये जो पेट्रियार्कल सेटअप है ये धीरे धीरे बनना यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो मेन है वो हेड ऑफ द फैमिली हो गया, वुमेन कन्फाइंड हो गई है अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से वुमेन से धीरे धीरे कहीं ना कहीं राइट्स लेना स्टार्ट किए। वो धीरे धीरे राइट्स किस में बदल गए, पेट्रियार्कल सेटअप में, सोसाइटी पूरी पेट्रियार्कल हो गई। वेद पुराण वर इंटरप्रिटेड दस मेकिंग दैम करप्ट, वेद पुराण को इंटरप्रेट किया गया, गलत तरीके से उनमें चीजें लिखी गई, उन्हें बताया गया और उनको करप्ट कर दिया गया, ठीक है। और फिर बाद में क्या चीजें कही जाने लगी कि ये तो वेदों में लिखा है, ये तो पुराणों में लिखा है, और उसके तहत गलत चीजों को इंटरप्रेट किया गया, इंटरप्रेट किया गया। देखो वेद पुराण में लिखा होना एक अलग चीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब है, लेकिन मैं उसका मतलब आपको तोड़ मड़ोड़ करके कुछ अलग सा बताती हूँ, तो ये मैंने क्या किया, उस सेंटेंस का जो सिंपल सा मीनिंग था उसको मैंने इंटरप्रेट करके आपको कोई अलग बात बता दी। ऐसे ही किया गया, वेद पुराणों में जो लिखा था उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बना लिए, अपने अकॉर्डिंग मतलब बना लिए, और फिर उन्हें सोसाइटी में फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हर कोई तो पढ़ लिख नहीं पाता था, हर कोई नहीं पढ़ पाता था। जो ब्राह्मण कास्ट के होते थे जनरली वही पढ़ पाते थे और वही सारे इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते थे। स्पेसिफिकली सभी गलत थे ये मैं नहीं कह रही हूं कि सभी लोग गलत थे, लेकिन गलत इंटरप्रिटेशंस किए गए। और फिर वो ऐसा होता है ना, एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक झूठ को आप 100 बार बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, तो वही सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। तो एक जगह हम एंशिएंट इंडिया में देख रहे हैं कि परिस्थिति बहुत अच्छी है, स्टेटस बहुत अच्छा है, वुमेन का सोशल कंडीशन बहुत अच्छी है। वहीं लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे कन्फाइंड होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जो है स्क्यूड होता जा रहा है स्टेटस ऑफ वुमेन या सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन। अब आ जाते हैं मेडिवल इंडिया में। अब बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। आपको भी पता होगा हिस्ट्री जो है हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपकी एंशिएंट, एक है आपकी मेडिवल, एक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। हमने एंशिएंट की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं मेडिवल इंडिया में। मेडिवल इंडिया में दिस वाज द एरा ऑफ मुगल इन्वेशन एंड कमिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये एक टाइम था जब मुगल हमारे यहाँ इन्वेड कर रहे थे, हमारे यहाँ मुस्लिम रूल प्रिवेल कर रहा था, ठीक है। यहाँ से हमारे यहाँ मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, मुगल्स आते हैं, आपने सारा कुछ हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी। यहाँ पर क्या परिस्थिति थी वुमेन की, द इस्लामिक कस्टम्स स्प्रेड इन इंडिया हैंस डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मैन। क्या हुआ, धीरे धीरे जो मुस्लिम कस्टम्स थे या फिर इस्लामिक कस्टम्स थे, ठीक है, यहाँ पर इस्लामिक कस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को आज से रिलेट करके या किसी रिलीजन से रिलेट करके नहीं समझेंगे, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि जैसे जैसे मुगल इन्वेडर्स हमारे यहाँ पर इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ किंगडम्स को कैप्चर्ड कर लेते हैं, क्या होता है, इस्लामिक रूल जो है या इस्लामिक कस्टम्स जो हैं वो इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। हैंस इनहेंस डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मैन, और क्या होता है, महिलाएं और ज़्यादा पुरुषों पर डिपेंडेंट हो जाती है। मान लीजिए आज हम सभी एक समाज में रहते हैं या जहाँ भी जिस भी एरिया में लोकेलिटी में आप रहते हैं, आप सभी फ्रीली रह रहे हैं। आज तो हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, अच्छा चलते हैं थोड़ा सा पहले, इसी समय से थोड़ा सा पहले हो जाते हैं जहाँ हम ना ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ना ही डेवलपमेंट है, मोबाइल फोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप एक ऐसी जगह पर हैं, आक्रमण हो जाता है, क्या करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, घरों में रहेंगे ना, अपने घरों में रहेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे, कोशिश करेंगे कि घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो बाहर ना जाएं, कोशिश करेंगे कि ये बाहर ना जाए, नहीं तो इनके ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाएगी। यही एक सिनेरियो पूरा चल रहा था। तो इससे हुआ क्या, और ज्यादा वुमेन डिपेंडेंट हो गई मेन के ऊपर। क्यों, क्योंकि एक पूरा माहौल था जहां पर वॉर्स चल रहे हैं, किंगडम्स को कैप्चर्ड किया जा रहा है। इस पूरे एक माहौल में और ज्यादा वुमेन जो है वो डिपेंडेंट हो गई। पहले क्या था, पहले की बात करें तो बिल्कुल फ्री है एंशिएंट में, लेटर वैदिक एज में आ जाते हैं तो थोड़ी सी फ्रीडम को यहाँ पर जो है कम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, थोड़ी सी फ्रीडम को कम कर दिया गया है, और अब उसके रोल्स जो हैं वो दूसरों को लेके हो गए हैं, ठीक है। तो यानी कि स्क्वीड बोल सकते हैं, फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, कन्फाइंड हो गई है। और जब मेडिवल इंडिया में आ जाते हैं, मुगल इन्वेशंस वाले दौर में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी की तरह डिपेंडेंट हो गई है। यहाँ पर क्या हो गई है, वुमेन हो गई है डिपेंडेंट ऑन मेन, ठीक है। नाउ पर्दा सिस्टम स्टार्टेड एज सच पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। पर्दा सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ से,
ठीक है, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, जो पहले के समय को दर्शाती, वहाँ आपने देखा होगा कैसे महिलाएं जो हैं वो पर्दे के पीछे होती थी। एक ऐसा पूरा कर्टेन होता था, नेट का हो या पतले से कपड़े का, उसके पीछे महिलाएं रहती थी। अगर उन्हें किसी से बात भी करनी है तो उस पर्दे के पीछे रह के ही होती थी। ऐसा स्पेशली जो है मुस्लिम रिलीजन्स में या इस्लामिक रिलीजन्स में ऐसा जब मुगल्स इन्वेड करते हैं उस एक टाइम पे होता था, ठीक है, जब उन्होंने इन्वेशन किया तो उस एक टाइम पे ये चीज़ होती थी। तो वुमेन्स क्या है, पर्दा सिस्टम में और ज़्यादा कन्फाइंड हो गई, ठीक है। और पब्लिक प्राइवेट डिवाइड जो था, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड जो था वो ज़्यादा बढ़ गया। पब्लिक प्राइवेट डिवाइड कैसा कि एक प्राइवेट लाइफ हो गई, एक पब्लिक लाइफ हो गई। प्राइवेट लाइफ क्या हो गई, जहाँ पर जो वुमेन है वो कन्फाइंड है अपने रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और पब्लिक लाइफ तो वुमेन की रही नहीं, पर हाँ मेन वगैरह जो थे वो बाहर जाते थे और घर में महिलाएं रहती थी, वो बच्चों की तरफ ध्यान देती थी। एक इस तरह का पूरा सिनेरियो जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। To save women from the yoke of invaders, Indian Hindu people also started practicing this घूंघट प्रथा। अब जैसे जैसे इन्वेजन बढ़ता गया, ठीक है, इन्वेडर्स आ रहे थे, वॉर्स चल रहे थे, किंगडम्स कैप्चर्ड हो रही थी, इस पूरे माहौल में जो इंडियन पीपल थे वो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी महिलाओं को और ज़्यादा घर के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं अब आप भी घूंघट में रहिए। तो हमारे यहाँ भी ये घूंघट प्रथा जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ इतना इतना घूंघट लिया जाता है। आपने देखा होगा औरतों को बेचारी देख भी नहीं पाती, फिर चल भी नहीं पाती, गिर जाती चलते चलते। अभी भी बहुत सी जगह में घूंघट प्रथा वगैरह होती है। तो ये घूंघट प्रथा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। Tribal women to save themselves from invaders applied pig's blood on their lips। अब ट्राइबल्स को भी खतरा था, इन्वेजन हो रहा था, ट्राइबल्स को भी खतरा था। तो जो ट्राइबल पीपल थे, अच्छा एक चीज़ हमने पढ़ी है कि ट्राइबल्स सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही नहीं रहते हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ भी मिक्सअप होते हैं। हालांकि यूनिक कल्चर है, अलग रहते हैं, लेकिन मिक्सअप होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में। तो वहाँ पर जो वुमेन्स हुआ करती थी ट्राइबल एरियाज में, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए क्या करती थी, पिग का जो ब्लड होता था उसे लिप्स पे लगा लेती थी। तो फिर इन्वेडर्स जो हैं इसके मतलब वो इसको बहुत बुरा मानते थे, पिग को जो है बहुत बुरी नज़र से देखते थे, ऐसे घिनौना समझते थे। तो फिर वो क्या करते थे, दूर रहते थे उन वुमेन्स से। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। मेडिवल इंडिया का पास्ट आप पढ़ेंगे तो द किंग्स ऑफ दिस रेन मैरिड देयर डॉटर्स टू मुगल्स एज सच डाउरी सिस्टम वॉज प्रैक्टिस। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब जो राजा महाराजा लोग थे पहले के समय के, ठीक, अब मुगल्स आ गए, इन्वेजन हो गया, हमारे यहाँ मुस्लिम रूल आ गया। तो उन्होंने क्या एक चीज़ करी, वो इन्वेड करते थे, किंगडम्स को कैप्चर कर लेते थे। तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि यार हम भी पावर में रहे, एकदम से हमारी पूरी पावर ना चली जाए। तो क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी इन लोगों से कर देते थे, मतलब जो उस टाइम पे फिर जो राजा वगैरह बनते थे मुगल में से, उनसे शादी करवा देते थे। और फिर अपनी बेटी, जो राजा महाराजा लोग थे उनके पास तो ढेर सारा सोना होता था, चांदी होती थी, सब कुछ होता था, तो खूब सारा दहेज दिया करते थे अपनी बेटियों को, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो है डाउरी सिस्टम स्टार्ट होता है, ढेर सारा दहेज देते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक तरफ जो है लड़कियों को बिठाते हैं और एक तरफ तराजू में ऐसे पूरा सोना और सामान रखते हैं, फिर तोलते हैं कि जितना इनका वजन होगा हम उतनी चीज़ देंगे। तो यहाँ तो खुशी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये धीरे धीरे सिस्टम फिर जो है शुरू हो जाता है। यहाँ आपने तो खुशी से दिया क्योंकि आपके पास में ढेर सारा था, लेकिन फिर हुआ क्या, प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती है कि अब नॉर्मल पीपल के घर भी मैरिज हो रही तो वो भी ऐसे कहते थे आप दान में क्या देंगे अपनी बेटी को, आप क्या दहेज देंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये डाउरी सिस्टम की जो प्रैक्टिस है वो भी स्टार्ट हो जाती है। देन सती प्रथा, जौहर, चाइल्ड मैरिज, देवदासी वर प्रिविलेंट। इस एक पूरे टाइम ड्यूरेशन में सती प्रथा जो हुआ करती थी, हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से जो वुमेन्स होती थी वो सती हो जाती थी अपने हस्बैंड की डेथ पे, जौहर कर लिया करती थी, ये अभी हमने देखा। चाइल्ड मैरिज, छोटे में बच्चों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा क्या होती थी, बहुत से ऐसे लोग होते थे जो अपनी बेटियों को मंदिरों में दान कर देते थे और कहते थे ये देव की दासी है, यानी कि ये भगवान के लिए बनी है, ये भगवान की सेवा करेंगे। तो मंदिरों में रहती थी, भगवान की सेवा करती थी, पूरे मंदिर की देखरेख करती थी, और साथ ही साथ इनका शारीरिक शोषण भी हुआ करता था। ये जो देवदासी प्रथा स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगी, पास्ट टाइम की हम बात करें, आज ये प्रिविलेंट नहीं है। सो टू
save women, Indian people became more defensive and went back to orthodox practices and beliefs. अब ये पूरे wars के ड्यूरेशन में, पूरी जो भी इन्वेशन चल रही थी, इस एक टाइम ड्यूरेशन में जो इंडियन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे अपनी वुमेन्स को लेके कि हम इन्हें कैसे बचाएंगे, क्योंकि एक ऐसा माहौल था, पूरा डर का माहौल बना हुआ था, तो हम किस तरह से बचाएंगे। तो वो क्या हो गए, और ज़्यादा डिफेंसिव हो गए और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की तरफ चले गए। यानी पहले ज़माने में जो चीज़ें, पहले ज़माने में तो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन और ज़्यादा जो है मतलब इन चीज़ों में बिलीव करने लग गए कि नहीं, महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, घर का ही काम देखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर जाएंगी तो इन्वेडर्स हैं, किस तरह से उनके साथ में ट्रीट करेंगे, क्या पता उनकी लाइफ ही ले लें, उनको मार दे। तो इस तरह से और ज़्यादा पुराने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का ऐसे हवाला दे दे के महिलाओं को और ज़्यादा कन्फाइंड कर दिया उनके घरों के अंदर। However, there were women from ruling dynasties who became queen or ruler of their kingdom, but the orthodox society cannot accept a woman to be its ruler. लेकिन जो हम मुगल इन्वेशंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो डायनेस्टीज सेटअप होती हैं, ठीक है, वॉर चल रहे होते हैं, डायनेस्टीज सब कैप्चर हो रही होती हैं, तो यहाँ पर जो मुगल में भी बहुत सी ऐसी रानियाँ हुआ करती थी, बहुत सी ऐसी क्वीन हुआ करती थी, जो कि बाद में यानी कि उन्होंने भी सत्ता को संभाला, ठीक है, बहुत सी ऐसी थी। लेकिन क्या हुआ फिर, वही कि सोसाइटी का पेट्रियार्कल सेटअप है, तो वो एक वुमेन को कैसे एक्सेप्ट करेगी कि ये हमारी रूलर बन जाए। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी वुमेन रूलर्स थी, जैसे शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल, रजिया सुल्तान, नूरजहां, ऐसी ही ढेर सारी बेगम थी, ढेर सारी क्वींस थी, रूलर्स थी जो कि रूल कर रही थी, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो कम टाइम के लिए ही रूल कर पाई। हालांकि जब वो रूलर बनी तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाला। Moreover, there were many women who gave a strong bump to Mughals like Ahilyabai Holkar and Tarabai Shinde. अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई शिंदे, इन दोनों ने ही मुगलों को बहुत मतलब कहते हैं ना कि करारा जवाब दिया और बहुत अच्छे से इनका सामना किया। ये भी जो है डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो अपने अपनी किंगडम्स को बचाने के लिए भी इन्होंने जो है मुगलों से सामना किया और बहुत बार ऐसे वॉर टेक्टिक्स में ये लोग भी इन्वॉल्व रही थी। तो यानी कि मेडिवल इंडिया में क्या एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक तरफ वुमेन्स की पोजीशन है जो बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं हो रही, वुमेन का स्टेटस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, उसकी सोशल कंडीशन बुरी होती जा रही है, कहीं ना कहीं बोले सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है। अच्छा, ये जो मेडिवल पीरियड है पूरा, इसको डार्क एज फॉर वुमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्क एज फॉर वुमेन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की परिस्थिति में हमको चेंज देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा अगर स्टेटस यहाँ से मतलब लो स्टेटस होता है वुमेन का, तो वो इसी एक पूरे एज में होता है जहाँ पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, घूंघट प्रथा स्टार्ट हो जाती है, सती, चाइल्ड मैरिज, देवदासी, ये सभी प्रथाएं हमें इस एक टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसे डार्क एज ऑफ वुमेन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ किंगडम से, कुछ डायनेस्टीज से वुमेन्स देखने को मिल रही हैं जो कि रूल भी कर रही हैं, और फिर बहुत सी डायनेस्टीज से, किंगडम से ऐसी वुमेन्स हैं जो कि मुगलों को एक तरीके से बोलते हैं ना कि कड़ी टक्कर भी दे रही हैं, कम्पीट कर रही हैं। देन आपका आता है कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर एंशियंट हमने देख लिया, मेडिवल हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं कॉलोनियल में। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ब्रिटिशर्स अराइव्ड, इट वॉज द एरा ऑफ वॉर्स, डायनेस्टीज और किंगडम्स वर कैप्चर्ड। ये भी पूरा वॉर का सिनेरियो था, डायनेस्टीज को कैप्चर्ड किया जा रहा था, किंगडम्स को कैप्चर्ड किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स का पास्ट मतलब हमारा कॉलोनियल पास्ट आप सभी ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हिस्ट्री में। वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वॉर्स टू सेव देयर किंगडम्स, इस एक टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा, यहाँ से हमने ये तो देखा कि मेडिवल में किस तरह से सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी होती गई महिलाओं की, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि जो रूलिंग डायनेस्टीज़ की वुमेन थी, जो रूलिंग डायनेस्टीज़ की वुमेन थी, वो स्पेशली हर चीज़ में आगे आने की सोचती थी। और मेडिवल टाइम में भी बहुत सी ऐसी वुमेन्स थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी कि नहीं, महिलाओं, जैसे कि आपको पता हो एक परी बाज़ार लगता था, मुगल टाइम्स की हम बात करें, मेडिवल इंडिया की बात करें, परी बाज़ार लगता था जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ ही जाती थी, वही शॉपिंग किया करती थी। तो यानी कि एक तरफ
पूरा महिलाओं को कन्फाइंड किया जा रहा है उनके रोल्स में, और दूसरी तरफ थोड़ी सी कहीं ना कहीं रूलिंग डायनेस्टी से आवाज़ आ रही है कि नहीं, महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर जब कॉलोनियल पीरियड में आ जाते हैं तो यही जो रूलिंग डायनेस्टीज़ की वुमेन होती हैं, ये लोग अच्छी खासी लड़ाई लड़ती हैं अपनी अपनी किंगडम्स को बचाने के लिए। इसमें एक फेमस नाम है जो आप सभी ने सुना है, द राजपूत टॉट देयर वुमेन वॉर टेक्टिक्स। जो राजपूत वुमेन हुआ करती थी उनको वॉर टेक्टिक्स सिखाया जाता था कि आपको किस तरह से, मान लीजिए कभी कोई ऐसी चीज़ हो जैसे तलवारबाजी सिखाना, उनको घुड़सवारी सिखाना। और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था, ठीक है, ये भी हमने देखा है, जो 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत, मतलब आपने ये लाइन तो हमने सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही सेम चीज़ है कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत कड़ी टक्कर भी दी ब्रिटिशरों को भी और मुगलों को भी। During this period, many reform movements were led to improve women's position in society. Many women's organizations were set up. इस एक टाइम ड्यूरेशन में ढेर सारी मूवमेंट्स फिर धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वुमेन्स इक्वालिटी एंड देयर स्ट्रगल, वहाँ हमने देखा कि किस तरह से चेंज की बात स्टार्ट हो जाती है 19th सेंचुरी से। अब हम आगे 19th सेंचुरी में, तो यहाँ रिफॉर्म की बात होना स्टार्ट हो जाती है वुमेन्स को लेके। तो ढेर सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, और मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस वर सेटअप। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स लाइक लॉर्ड विलियम बेंटिक रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट वुमेन ऑपरेशन इन इंडिया। और ना केवल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडियन वुमेन ही करी थी, ढेर सारे मेल्स भी उसमें आगे थे। एंड ब्रिटिशर्स में लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भी आगे थे, और इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी वुमेन ऑपरेशन जो हो रहा है इंडिया में उस चीज़ को लेके। जिस तरह से महिलाओं की परिस्थिति थी, उनके साथ में अत्याचार होता था, उसको देखते हुए इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। बिसाइड्स इसी के साथ में राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी 1828 में। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। ये सभी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस से उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ कि क्या स्थिति थी वुमेन्स की और किस तरह से आवाज़ उठाई गई। ठीक है, बस मेन चीज़ों को फोकस करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ। तो सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई एम.जी. रानाडे जिन्होंने पॉलीगैमी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई। रमाबाई थी जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की बात करी। मुथुलक्ष्मी जिन्होंने देवदासी प्रथा को खत्म करने की बात करी। ठीक है, मुथुलक्ष्मी थी जिनकी वजह से ये जो देवदासी प्रथा चल रही थी साउथ इंडिया में स्पेशली, उसको खत्म किया गया। वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल मूवमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेन्स ने। ठीक है, ये भी चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 19th एंड 20th सेंचुरी इन दोनों को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम एंशियंट भी देख रहे हैं, मेडिवल भी देख रहे हैं। 19th-20th सेंचुरी को बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। स्पेशल फोकस हमारा 21st सेंचुरी पर है, जिस पर हम आगे आने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया पे 1947। ओके, various organizations laws were there to reform status of women and establish gender equality। अब हम हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। 1947 में हमारी अपनी गवर्नमेंट है इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ढेर सारे लॉज बनते हैं, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए। जेंडर इक्वालिटी यानी मेन और वुमेन इक्वल हो। और किस बेसिस में, जेंडर के बेसिस की हम बात करें, सेक्सुअल बेसिस में या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर, बट जेंडर के बेसिस में सोसाइटी में मेन और वुमेन दोनों इक्वल होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। नाउ वुमेन्स डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ नेशनल डेवलपमेंट वाज कैरीड फॉरवर्ड। अब जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते थे तो हम उसमें वुमेन्स के डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करते थे कि वुमेन्स के लिए हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो हम यहाँ पर वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी देते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी क्या हो गया वुमेन को, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ सुनिश्चित कर रहे हैं, संविधान में लिख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से बराबर होंगी या इक्वल होंगी। किस तरह से, आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल इक्वालिटी टू वुमेन एंड प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 14 में लीगल इक्वालिटी मिलती है, यानी कि कानून के आगे सभी इक्वल हैं।
कानून के सामने किसी को भी जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे उसको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 आपका क्या कहता है? प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब ये चीजें कहां पर सुनिश्चित की गई? ये आपके की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। देन The Special Marriage Act of 1954 permits inter-caste and inter-religion marriage। अब स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में, जहां पर यदि आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं और आप सिख धर्म में किसी से शादी कर लें, आप मुस्लिम हैं हिंदू धर्म में किसी से शादी कर लें, या फिर आप किसी इंटर कास्ट मैरिज कर लें, ठीक है, यानी आप अपर कास्ट में लोअर कास्ट में मैरिज कर लेते हैं, तो ये सभी मैरिजेस के बेसिस पर क्या होता था, इस तरह की मैरिजेस अलाउड नहीं थी। आपको पता होगा हमने जब कास्ट पढ़ा था कि मैरिज जो है, जो यानी कास्ट जो है वो एंडोगेमस होती है, आप मैरिज कर सकते हो अपने ही ग्रुप के अंदर, अपनी ही कास्ट के अंदर, तो ऐसे ही रूल्स प्रिवेल करते थे। और अगर ऐसा कोई कर लेता था, ऐसा कोई अगेंस्ट मतलब कास्ट के खिलाफ जाके शादी कर ले या इंटर रिलीजन मैरिज कर ले, तो उसको फिर जो है पनिश किया जाता था सोसाइटी में। सोसाइटी के अपने पनिशमेंट्स होते थे, जैसे आपको याद होगा हमने खाप पंचायत वगैरह पढ़ी थी। तो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में, और इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को परमिट दिया जाता है। देन आपका आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। यहाँ पर डाउरी देना, किसी को दहेज देना जो है वो इलीगल होगा, इलीगल ऑफेंस होगा, यानी क्राइम होगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए 1961 में एक्ट बनता है। दिस पीरियड कवर्स वाइड रेंज ऑफ वुमेन्स इश्यूज एंड कंसर्न्स। इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे वुमेन्स की इश्यूज को उठाया गया था और उन पर बात की गई थी। क्या कंसर्न्स रहे थे? मेनली डाउरी डेथ, जो ऐसे हमने आज भी बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं, आज तो कम हो गए केसेस, लेकिन डाउरी को लेकर डेथ्स बहुत ज़्यादा होती थी कि दहेज नहीं मिला है, दहेज नहीं आया है लड़की के घर से, या फिर शादी के बाद भी डाउरी डिमांड करना, ठीक है, दहेज की मांग करना, ये सभी के खिलाफ में कानून बनना स्टार्ट हो गए थे। रेप्स इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में जिन महिलाओं के साथ रेप होता था, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिकली, इन सभी में वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इक्वल वेजेस इन वर्क, काम में इक्वल वेजेस मिले, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग का वर्क कर रही हूँ तो मुझे मान लीजिए 10,000 सैलरी मिल रही है, और कोई मैन भी टीचिंग का सेम वर्क कर रहा है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको 12,000 पेमेंट मिल रही है सेम काम के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस एक चीज़ को खत्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इक्वालिटी होगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वाली चीज़ इंश्योर करने के लिए। लो सेक्स रेशो, लो सेक्स रेशो हमारे यहाँ पर ये एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि पर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। इसको लेके एक जो है कानून बनना और प्लान्स पॉलिसीज आने स्टार्ट हुई। एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज क्या होगी? क्या जैसे आज हमारे यहाँ पे एज ऑफ मैरिज है 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए, 21 ईयर्स है बॉयज़ के लिए। वो एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए? आज भी ये इशू चलता है कि हमको लड़कियों की शादी की एज जो है वो 21 कर देनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। तो इस एक चीज़ पर भी ढेर सारे इशूज़, ये सभी कंसर्न्स थे, जिसको लेके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, वेलफेयर स्कीम्स, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बन रहे थे। यानी कि ढेर सारी इश्यूज को हमने इंडिपेंडेंस के बाद में उठाया एंड देन उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स उठाए। देन द 21st सेंचुरी कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी में, आज हम आ चुके हैं 2000 ईयर के बाद में हम बात कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी में आज के इंडिया में, आज के भारत में महिलाओं की परिस्थिति क्या है, क्या इश्यूज हैं, किन इश्यूज को वो रेस कर रही होती हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। और क्या मूवमेंट्स रहीं, क्या वुमेन्स ने मूवमेंट्स चलाई 21st सेंचुरी में, ये सारा कुछ अब हम देखने वाले हैं। सो Things changed when India's 1990s economic liberalization triggered the unintended and unexpected cultural shift in the country। हमने एक चीज़ पढ़ी थी 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। वो पॉलिसी अपनाई जाती है कि हम हमारी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, हम ग्लोबलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये वाली LPG की पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी। इसके थ्रू क्या हुआ? कल्चरल शिफ्ट होता है कंट्री में, ग्लोबलाइज्ड हो जाते हैं, इकोनॉमी पूरी ओपन हो जाती है, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, कल्चर्स भी चेंज होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जो हमने पढ़ा था कॉस्मोपॉलिटनिज्म, तो कल्चरल शिफ्ट भी होते हैं, सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं।
It brought questions of women's freedom, choice and desires to the forefront. इन सभी के थ्रू हम जैसे जैसे मॉडर्न एरा में आना स्टार्ट करते हैं तो वुमेन की फ्रीडम को लेके, उसकी चॉइस को लेके, उसके डिजायर्स को लेके इश्यूज जो हैं अब वो सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड की वुमेन्स थी जिनके पास में ढेर सारी लिबर्टी हुआ करती थी और वो अपने लाइफ डिसीजंस बना सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाउस होल्ड कोर्स में ही कन्फाइंड नहीं थी। वैसे ही दूसरी तरफ इंडियन वुमेन्स थी जो सिर्फ अपने घर के काम काजों में कन्फाइंड हुआ करती थी। बहुत कम वुमेन्स थी जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर में रिप्रेजेंटेशन करती थी, वर्क भी ज़्यादा नहीं करती थी, तो स्थिति बहुत खराब थी। और जब हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई, वर्ल्ड ओपन हुआ, तब वुमेन्स ने पूरे वर्ल्ड के साथ में, मतलब पूरे वर्ल्ड की वुमेन्स ने अपने एक दूसरे को कंपेयर किया एंड देन उन्होंने अपनी फ्रीडम, अपनी चॉइस, अपनी डिमांड्स की बात करना स्टार्ट की। हम मॉडर्न एरा में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ किसी एक वर्ग को नीचे छोड़ देते हैं और पूरी आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या आप कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सोसाइटी में जितना मेल्स का कंट्रीब्यूशन है उतना ही फीमेल्स का भी कंट्रीब्यूशन है। आप सोचें कि हम फीमेल्स को नीचे छोड़ के मेल्स के साथ में जो है डेवलपमेंट कर लेते हैं नेशन का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। कब होगा? जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो वुमेन्स ने अपनी डिमांड्स रखना, अपनी चॉइसेस बताना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। ओके, देन क्या होता है इसके बाद में? पॉपुलर वुमेन्स मूवमेंट ऑफ 21st सेंचुरी, इसको लेके अब ढेर सारी मूवमेंट्स होती है। एक नया काइंड ऑफ फेमिनिज्म हमें देखने को मिलता है, नई फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फेमिनिज्म का क्या आइडियोलॉजी है? हम ये नहीं कहते कि मैन और वुमेन इक्वल हैं, देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा जो और डिफरेंसेस सोसाइटी बिल्डअप करती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मेन और वुमेन सोसाइटी में इक्वल होने चाहिए, इकोनॉमिकली इक्वल होने चाहिए, पॉलिटिकली इक्वल होने चाहिए, कल्चरली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस कैसी डिमांड्स उठती हैं इसकी हम बात करें। सो इन द अर्ली 21st सेंचुरी मिलेनियल इंडियन वुमेन लॉन्च्ड अ रेडिकली न्यू काइंड ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स दैट हैड नॉट बीन सीन बिफोर। हमारे यहाँ पर रेडिकल रिफॉर्म के लिए मूवमेंट्स आती है, यानी कि अब जो है चीज़ों को चेंज करना है। हम पीसफुली बहुत सालों तक बोलते आए, अब हम और आगे पीसफुली नहीं बोलेंगे। यानी वो एक होता है ना कि एक अदृश्य शक्ति आ चुकी है महिलाओं के अंदर कि अब सारे टॉपिक्स को उठाया जाएगा, अब सारी बात रखी जाएगी। यहाँ तक जितना होना था तो हो गया, अब हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। आज भी अगर इंडिया में वुमेन्स की पोजीशन सेम है तो हम किस तरह की डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो एक बिल्कुल न्यू काइंड ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली। अर्लीस्ट कैंपेन्स वर, कौन सी अर्ली कैंपेन्स थी? ढेर सारी कैंपेन्स थी। हम यहाँ पर कुछ को ही डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हम एंशियंट से लेके पूरा 21st सेंचुरी तक आ रहे हैं। तो कुछ फेमस मूवमेंट्स की हम बात करें, जैसे 2003 की ब्लैंक नॉइज प्रोजेक्ट अगेंस्ट ईव टीजिंग। ईव टीजिंग जो होती है उसके खिलाफ में 2003 में ब्लैंक नॉइज प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा, मतलब आपने देखा हो नहीं देखा हो, वुमेन्स ने ये चीज़ ज़रूर फील की है और हर एक स्टेप पे फील करिए कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, घर में भी रहो, बाहर भी रहो, स्ट्रीट्स पर भी रहो, कहीं ना कहीं ईव टीजिंग का आपको सामना करना ही पड़ता है। किसी ना किसी तरह का हरासमेंट आपके साथ में हो ही रहा होता है। इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई जाती है 2003 में ब्लैंक नॉइज प्रोजेक्ट के तहत। 2011 slut walk protest against victim blaming, however they were limited in their scope but set the tone of this new mode of protest। ये वाला जो प्रोटेस्ट है ये अपने आप में ही बहुत यूनिक है। हालांकि 2011 का जो स्लट वॉक प्रोटेस्ट था इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसको बहुत कम लाइट मिली थी, लेकिन यहाँ से एक टोन जो थी ना प्रोटेस्ट की वो चेंज हो चुकी थी। कैसे चेंज हो चुकी थी? यहाँ बात हो रही थी विक्टिम ब्लेमिंग की, कि जो शिकार बनता है, जो शिकार बन रहा है, आप उसी को ही ब्लेम कर रहे हो कि गलती आपकी ही है। जैसे अक्सर हमने देखा है रेप केसेस में ये एक चीज कही जाती है कि लड़कियों की ही गलती होती है, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं या फिर वो इनवाइट करती हैं इस तरह की बुलिंग को या इस तरह की टीजिंग को या रेप केसेस को। तो उसके खिलाफ में ये कैंपेन लॉन्च होती है स्लट वॉक प्रोटेस्ट, जहां पर विक्टिम ब्लेमिंग को बंद करने के लिए आवाज उठाई जाती है कि जो शिकार हो रहा है, आप जिसने प्रताड़ना दी है आप उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो शिकार हुआ है, जो विक्टिम है, आप उसको ही इस सारी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली कब होती है? ये 2011 में आती है। देन है आपकी 2017 बेक ऑफ आजादी और फ्रीडम विदाउट फियर मार्च रेजोनेटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, ट्विनिंग दिस सोशल मीडिया लेड फिनोमेना इनटू अ ट्रू फेमिनिस्ट मूवमेंट।
ये जो कैंपेन है ये सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट होती है। आज के समय में सोशल मीडिया मास कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू है, आपने तुरंत एक ट्वीट करा, एक मैसेज करा, उसको फॉरवर्ड करा, व्हाट्सएप ग्रुप पे करा, वो धीरे धीरे कब चीज़ इतनी फॉरवर्ड होते होते मतलब एक बोलते ना कि एक चिंगारी से आग कब बन जाती है आपको पता नहीं चलेगा। और आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है न्यू इश्यूज के लिए, ठीक है, कि कोई भी कंसर्न है सोसाइटी में, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आज आप घर में ही बैठे हैं, आपके मन में एक थॉट आता है कि ये जो चीज़ होती है ये गलत है। मान लीजिए आपके मन में थॉट आया कि वुमेन्स को उनके क्लोथ्स को लेके ब्लेम किया जाता है, ये गलत है, ये आपके मन में थॉट आया, आपने इसको अपने इंस्टाग्राम फीड पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे कहीं पर भी जो है इसको अपलोड कर दिया। अब आपका ये पोस्ट कितने लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादातर लोगों तक रीच होता है, ठीक है। जैसे आप हैशटैग्स वगैरह यूज़ कर देते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक रीच होता है मैसेज। वैसे ही ये जो बेखौफ आज़ादी वाला मूवमेंट था, इसमें ये था कि लड़कियां भी बेखौफ होकर बाहर घूम सकती हैं, उनको भी अपनी फ्रीडम है। और इस तरह के कैंपेन्स, यानी 21st सेंचुरी की हम बात करें तो सोशल मीडिया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन दीज ऑनलाइन कैंपेन्स रिप्रेजेंटेड अ हाइटेंड लेवल of frustration among the youth in a country where despite several decades of feminist activism the deep rooted problem of gender inequality and sexual violence persist। तो ये जो सभी मूवमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया के थ्रू मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो यूथ होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और बोलते हैं ना कि यूथ जो है वो सारी उसमें बदलाव लाने की शक्ति होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो यूथ था उसमें इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था इन चीज़ों को लेके कि इतने सालों बाद भी, आज़ादी के 70 सालों बाद भी हम इतने ज़्यादा पीछे क्यों हैं वुमेन्स डेवलपमेंट को लेके, या सेक्सुअल वायलेंस में हम इतने आगे क्यों हैं। इस तरह के मूवमेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू चलाए गए। सम ऑफ द मेजर मूवमेंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब कुछ मेजर मूवमेंट्स 21st सेंचुरी के उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है #MeToo मूवमेंट। आपने शायद ये नाम कभी सुना होगा। क्या था ये मूवमेंट? In 1997, Tarana Burke wished she had said "Me Too" to a girl named Heaven, who was telling her story of her sexual violence. एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हेवन, ठीक है। वो अपनी सेक्सुअल वायलेंस की, उसके साथ में सेक्सुअल वायलेंस हुआ होता है, उसकी स्टोरी, ये 6 साल की लड़की है हेवन, ठीक है, ये 6 साल की लड़की है हेवन। ये जो है तराना बर्क को 1997 में बता रही है कि मेरे साथ भी किस तरह से सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, और उसको बता रही है। तो जब तराना बर्क उसकी स्टोरी सुन रही हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि शायद मैंने भी इस लड़की को मी टू कहा होता, क्योंकि ऐसा ही केस या ऐसा ही इंसिडेंस कहीं ना कहीं लाइफ में मेरे साथ भी हुआ है। मी टू का मतलब क्या हो? मेरे साथ भी हुआ है। This is how the term came into existence, and women all over the world started using #MeToo and began talking about their survivor stories of sexual assault and abuse। अब यहाँ से ये जो Me Too टर्म है, #MeToo, ये जो टर्म है ये यूज में आता है, और फिर पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन्स होती हैं वो अपनी सेक्सुअल अब्यूज़ की स्टोरीज और कैसे उन्होंने उस अब्यूज़ से या उस हरासमेंट से सर्वाइव किया, ऐसी स्टोरीज को मतलब ओपनली बता रही थी, बोल रही थी, क्या यूज करके? #MeToo। Also in 2006, the movement got momentum to raise awareness of pervasiveness of sexual abuse in society. Then finally 2006 तक ये movement इतनी ज़्यादा बड़ी हुई कि इस चीज़ की नीड हमको दिखने लगी कि अब sexual abuse जो सोसाइटी में होता है हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। And in India, the movement began in October 2018। इंडिया में ये मी टू मूवमेंट स्टार्ट होता है अक्टूबर 2018 में, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस। तो जहाँ वर्क प्लेसेस में जहाँ भी वुमेन्स वर्क करती थी वहाँ उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता था किसी भी फॉर्म में। तो ये मूवमेंट हमारे यहाँ पर मूवमेंट 2018 में स्टार्ट होता है, जब एक्ट्रेस है तनुश्री दत्ता, उन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का जो है केस फाइल किया था, एंड मी टू #MeToo करके जो है इसी तरह से ये मूवमेंट इंडिया में आगे बढ़ा था। विथ time, many celebrities, political activists and many women started calling out their abusers on social media by #MeToo। ये कैंपेन और ज़्यादा आगे कैसे बढ़ा? बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने सेक्सुअल अब्यूसर्स को टैग करके #MeToo मूवमेंट चलाना स्टार्ट किया कि इन लोगों ने हमारे साथ में लाइफ टाइम में या कभी भी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, हमको सेक्सुअली हरास किया है, ठीक है। ये थी आपकी #MeToo मूवमेंट। देन स्टॉप एसिड सेल मूवमेंट।
The movement or campaign started by Lakshmi Agrawal, who was attacked in 2005 by acid in New Delhi at the age of 15 after rebuffing the romantic advances of Naeem Khan. लक्ष्मी अग्रवाल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं, आपने ये फोटो जरूर देखी होगी, आई एम वेरी मच श्योर कि ये फोटो आपने देखी होगी। ये फोटो है लक्ष्मी अग्रवाल की, जिनके ऊपर ईयर 2005 में एसिड अटैक होता है न्यू दिल्ली में, जब नईम खान जो कि यहाँ पर वो रहते हैं, दोषी रहते हैं, वो इनसे शादी करना चाहते थे या इस तरह। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें दीपिका पादुकोण फेम है। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मतलब लक्ष्मी अग्रवाल ने नईम खान की बात नहीं मानी और उसने जो है उनके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया, ठीक है। तो शी वॉज सिंस एस्टैब्लिश्ड, और इस एक टाइम में वो सिर्फ 15 साल की थी जब उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, ठीक है। पहले वो ऐसी दिखती थी, एसिड अटैक के बाद उनकी जो है मतलब एक तरह से पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ऐसे इंसिडेंट्स के थ्रू। She was since established grassroots campaigns for tackling the surge of acid attacks. One of her petitions has led the Supreme Court to order the central and state governments to regulate the sale of acid and the parliament to enable easier prosecution of acid attack perpetrators. अब इनके ऊपर जो भी होता है, मतलब इनके ऊपर जो एसिड अटैक होता है उस पर तो केस फाइल होता है, केस अलग अपना चलता है, लेकिन यहाँ से लक्ष्मी अग्रवाल जो होती हैं वो एक कैंपेन स्टार्ट करती हैं कि इस एसिड की सेल को बंद करिए, ये एसिड को बेचना ही बंद करिए तो ऐसे अटैक्स ही नहीं होंगे। ये उनकी एक पिटीशन होती है और प्लस वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों में जाती है ये पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होता है कि आप सेल ऑफ एसिड को बंद करवाइए, ये उनकी पिटीशन होती है। और पार्लियामेंट से ये कहा जाता है कि आप लॉज बनाइए, कानून बनाइए, ताकि ये जो एसिड की सेल है ये इजीली ना हो सके। एसिड जो सेल होती है वो कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, वो कहीं कहीं पे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, लेकिन इजीली आप जा रहे हैं शॉप पे और आपको एसिड मिल रही है, आपसे पूछा भी नहीं जा रहा आप उसे किस चीज के लिए यूज करने वाले, और आप आइए और किसी के ऊपर थ्रो कर दीजिए। सो ऐसी चीजें ना हो, इसके खिलाफ में रूल्स रेगुलेशंस हो, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और इसे हम स्टॉप एसिड सेल मूवमेंट का नाम मिला। Agarwal and other acid attack survivors started a human strike demanding immediate justice and rehabilitation for acid attack survivors. लक्ष्मी अग्रवाल, इनके साथ में और भी जितनी एसिड अटैक सर्वाइवर्स थी, उन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस को लेकर डिमांड करी और ये कहा कि जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उन सभी को जस्टिस मिले, उन सभी के साथ में न्याय हो। फाइनली 2013 में सुप्रीम कोर्ट सेल ऑफ एसिड पर जो है रोक लगा देते हैं, उसको बैन कर देते हैं कि इजीली सेल नहीं होगा जो एसिड है, ठीक है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो। देन नेक्स्ट है आपका लहू का लगान मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या था? लहू का लगान इज अ सोशल मीडिया कैंपेन। देखो ये एक सोशल मीडिया कैंपेन है और अभी तक जितने मूवमेंट्स हमने पढ़े, मीटू मूवमेंट भी सोशल मीडिया के थ्रू था, देन आपका स्टॉप एसिड सेल था, वो मतलब वो दोनों फॉर्म में था, ऑफलाइन भी था ऑनलाइन भी था, तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू चला। लहू का लगान मूवमेंट ये भी सोशल मीडिया मूवमेंट था। इट वाज स्टार्टेड बाय शी सेज इंडिया। शी सेज इंडिया एक एनजीओ था, उन्होंने स्टार्ट किया था ये कैंपेन। क्यों? क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर 12% जीएसटी लगाया जा रहा था। जीएसटी आया था हमारे यहाँ पे, तो 12% जीएसटी रखा गया था सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर। अब जो गरीब बच्चे लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, तो वो कैसे इतना ज्यादा टैक्स पे करेंगे? बल्कि सैनिटरी नैपकिन्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी पॉवर्टी है और हमारे यहाँ पर परिस्थिति को देखते हुए, स्पेसिफिकली लड़कियों की परिस्थिति को देखते हुए, इसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन इस पर 12% जीएसटी लगाया जाता है। इसके खिलाफ में ये मूवमेंट चलती है। लहू का लगान ट्रांसलेट्स टू टैक्स ऑन ब्लड फ्रॉम हिंदी। लहू का लगान का मतलब क्या हो गया कि टैक्स लग रहा है ब्लड के ऊपर। हिंदी में इसका मतलब ये होता है। द कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2017 फॉलोइंग द रिलीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट्स बीइंग रोल्ड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट प्लेस सैनिटरी नैपकिन्स एट द लोएस्ट टैक्स स्लैब ऑफ 12%। यहाँ पर 12% टैक्स स्लैब रखा गया सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर, जिसके खिलाफ में 2017 से मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड ढेर सारे लोग इसको ट्वीट वगैरह करते हैं हैशटैग लहू का लगान करके। देन फाइनली इन 2018 इंडियन गवर्नमेंट स्क्रैप द टैक्स। तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है, बहुत गुहार, मतलब ये कहा जाता है कि इस टैक्स को हटाइए, सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर से इस टैक्स को हटाइए। फाइनली 2018 में ये टैक्स जो है इसको खत्म कर दिया जाता है। सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर जो 12% टैक्स होता था इसको खत्म कर दिया जाता है। देन है आपकी निर्भया मूवमेंट। ये भी आप सभी ने सुनी होगी, ये भी एक बहुत फेमस मूवमेंट है। इसमें क्या हुआ था? 2012 का गैंगरेप
हम सभी को याद है 2012 का गैंगरेप जो हुआ था न्यू दिल्ली में 23 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट के साथ में, वो हम सभी जानते हैं, ठीक है, हम सभी उसको आज भी याद कर पाते हैं, आज भी उस चीज़ की एक मतलब हम सोच पाते हैं कि उस एक टाइम का क्या पूरा सिनेरियो था। ये निर्भया मूवमेंट में क्या हुआ था, एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ मिलेनियल यूथ लॉन्च्ड अ रेलिंग क्राई फॉर वुमेन्स अनकंडीशनल फ्रीडम। स्पेशली दिल्ली की हम बात करें, वैसे ये मूवमेंट बहुत सारी जगह पे चला था पूरे इंडिया में, लेकिन स्पेशली न्यू दिल्ली में लाखों की संख्या में यूथ इकट्ठा हो जाता है और डिमांड करता है वुमेन्स अनकंडीशनल फ्रीडम को, कि किस तरह से वुमेन्स की फ्रीडम मतलब जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या चीज़ हुई थी कि वो लड़की रात में जा रही है, अपने फ्रेंड के साथ में है, बस में बैठी, उसके साथ में गैंगरेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि लड़की रात में जा ही क्यों रही है, लड़की रात में लड़के के साथ में क्यों जा रही है, तो ये आप कंडीशंस क्यों कर रहे हो। आप एक तो उसको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हो कि आप बाहर जाओ, फिर आप उसमें कंडीशन लगा रहे हो कि नहीं रात में मत जाओ, इतने बजे मत जाओ, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। तो ये अनकंडीशनल फ्रीडम को लेके, इस अनकंडीशनल फ्रीडम को लेके जो है प्रोटेस्ट किया जाता है, रैलीज निकाली जाती हैं। दे चैलेंज्ड आउटमोडेड कल्चरल बिलीव्स दैट वुमेन इनवाइट सेक्सुअल वायलेंस थ्रू देयर क्लोथ्स एंड बिहेवियर। और यहाँ पर वो जो एक पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा चली हुई आ रही थी कि लड़कियों के कपड़ों की वजह से जो है और उनके बिहेवियर की वजह से लड़कियां खुद सेक्सुअल वायलेंस को इनवाइट करती हैं, उसके खिलाफ भी यहाँ पर आवाज उठाई गई थी। दिस एगिटेशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू एक्सपैंड इट्स लीगल डेफिनेशन ऑफ रेप, इंट्रोड्यूसिंग हार्शर पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट एंड क्रिमिनलाइजिंग स्टॉकिंग एंड वोयरिज्म। ये जो मूवमेंट थी, ये जो पूरी प्रोटेस्ट था, ये इतना ज़्यादा प्रभाव डाला इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने कि जल्दी से जल्दी रेप केसेस को जो है मतलब कंक्लूड किया जाए। डेफिनेशन ऑफ रेप चेंज की गई, लीगल डेफिनेशन ऑफ रेप उसको चेंज किया गया। देन इसके बाद में हार्श मतलब कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले रेपिस्ट को, ये सभी चीज़ें इस मूवमेंट में एंश्योर की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ही ढेर सारे मूवमेंट्स हैं जो अक्सर चलते हुए आए हैं वुमेन्स राइट्स को लेके, वुमेन्स इक्वालिटी को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके। ये सिर्फ कुछ मूवमेंट्स थे। अब हमने पूरा का पूरा वुमेन्स का मतलब एक तरह से बोले हिस्ट्री देख ली कि एंशियंट से लेके 21st सेंचुरी तक क्या इशू हैं। आज के समय में भी हम बात करें तो सेक्सुअल वायलेंस, रेप जैसे केसेस, डाउरी डेथ्स आज भी हमें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद में वर्क प्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट, इसके बाद में आप घर में भी देखेंगे तो महिलाओं की परिस्थिति उतनी अच्छी आज भी नहीं है। अर्बन एरियाज को छोड़ दें तो रूरल एरियाज में आज भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। आज भी ढेर सारी लड़कियां हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रही, मतलब वो अपने मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रही। स्कीम्स आती हैं, प्लान्स आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, लेकिन जैसा हमेशा की तरह है कि सिर्फ स्टेट की वजह से, मतलब सिर्फ स्टेट ही सारे इनिशिएटिव्स उठाए, लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए, स्कीम्स बनाए तो क्या लड़कियां जाना शुरू कर देंगी स्कूल में? क्या चेंज करने की जरूरत है? माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, आप समाज में जो आपकी रूढ़िवादी धाराएं बनी हुई हैं, विचारधाराएं बनी हुई हैं, जब आप उसे खत्म करेंगे तब ही आप चेंज लेके आ सकते हैं। मान लीजिए सरकार आज करती है, स्कूल खोल देती है और बोलती है ये गर्ल्स स्कूल है, सभी लड़कियां यहाँ जाके पढ़ें, तो क्या ऐसा होगा कि सिर्फ स्कूल खोलने से लड़कियां स्कूल में जाना शुरू कर देंगी? ऑब्वियसली बहुत सारे जो है मतलब रास्ते के कांटे होते हैं जिन्हें हटाते हुए फिर आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए स्टेट और नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स दोनों की ही जरूरत है। और जैसा पहले भी हमने पढ़ा, अब भी, कि बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी बहुत आगे तक जाना है और सारी चीजों को इंश्योर करना है। वुमेन्स इक्वालिटी को इंश्योर करना है, वुमेन्स राइट्स को इंश्योर करना है। कहीं ना कहीं वुमेन इक्वालिटी को इंश्योर कर देंगे, लेकिन वुमेन्स के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे हम आज भी खत्म कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। आज भी ऐसे ढेर सारे मिथ्स हैं जिन्हें लोग मन में बांध के, या मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि गांठ बांध के बैठे हैं, जैसे चेंज नहीं कर पा रहे। तो जरूरत किन चीजों की है? चेंज की जरूरत है। अगेन वही चीज, चेंज कहां से आता है? खुद से आता है। जब हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर भी चेंज हमें देखने को मिलेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक और चीज कि आप मैग्नेट बेंस की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbeans.com। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट बेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्क्रॉल, अब आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, क्लास पे क्लिक किया, क्लास में सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आए, स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जस्ट सपोज आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी देखना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया,
सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ आएंगे, बुक्स आ जाएंगी, चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ आएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो आज का ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।